Namaskar, I am Dr. Shravan Kumar, Assistant Professor, Department of Teacher Education, नेहरू ग्राम भारती डीम्ड टू यूनिवर्सिटी प्रयागराज। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आप सब से मुखातिब हैं, आप सबसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मनुष्य स्वभाव से ही क्रियाशील प्राणी है और यह सदा किसी न किसी कार्य में लगा रहता है और हम देखते हैं कि ये कोई न कोई व्यवहार करता रहता है और बिना प्रयोजन के यह न तो कोई कार्य करता है और न ही व्यवहार। उनके कार्य का उद्देश्य किसी लक्ष्य विशेष की पूर्ति करना होता है। जैसे अगर उदाहरण के रूप में देखें तो एक अच्छा विद्यार्थी बड़े उत्साह से, बड़े लगन के साथ वह अध्ययन करता है, जबकि एक दूसरा विद्यार्थी अध्ययन की ओर वह उदासीन रहता है। तो इसका क्या कारण है? इसी प्रकार प्रश्न उठता है, हम भोजन क्यों करते हैं, हम अर्थोपार्जन क्यों करते हैं, हम क्यों पढ़ते लिखते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर में एक चीज कहा जा सकता है कि व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को परिचालित करने वाली कुछ प्रेरक शक्तियां हैं जो उसे विभिन्न परिस्थितियों में कार्य या व्यवहार करने की अभिप्रेरणा प्रदान करती हैं। उसमें अगर हम देखते तो क्रिच एवं कल्चफील्ड जैसे बड़े मनोवैज्ञानिक ने स्पष्टतः कहा कि प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। वस्तुतः आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन या तथा प्रेरक, ये सभी हमारे अभिप्रेरणा के प्रमुख स्रोत में रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा के प्रकार कौन से हैं, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं कौन सी हैं, इन सभी टॉपिक पर विस्तार से हम सब अध्ययन करेंगे। अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि सेन ने बहुत स्पष्ट कहा कि efficient learning depends on effective motivation। व्यक्ति किन्हीं में विशेष व्यवहारों को अधिक सहजता से, अधिक सरलता से और शीघ्रता से क्यों करता है, यह मनोवैज्ञानिकों के लिए सदैव चुनौती भरा प्रश्न रहा है। और अगर हम देखें तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्राणी के विभिन्न व्यवहारों को संचालित, निर्देशित तथा संगठित करने वाली मुख्य शक्तियां ही अभिप्रेरणा हैं। प्राणियों के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न व्यवहारों को समझने तथा उनसे संबंधित समस्याओं का समाधान करने में अभिप्रेरणा का ज्ञान महत्वपूर्ण रूप से सहायक होता है और उसमें सहायता प्रदान करता है। यही कारण है कि प्राणियों के द्वारा किए जाने वाले व्यवहारों को समझने के लिए अभिप्रेरणा के प्रत्यय का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा एक ऐसी कल्पनात्मक प्रक्रिया, एक ऐसी हाइपोथेटिकल प्रोसेस है जो प्राणी के व्यवहार के निर्धारण
व संचालन से संबंध रखती है। व्यवहार को अनुप्रेरित, सक्रिय, प्रारंभ अथवा बनाए रखने वाले कारकों को अभिप्रेरणात्मक कारक हम मोटिवेशनल फैक्टर हम कह सकते हैं और कहते भी हैं। अभिप्रेरणा शब्द को प्राणी की सभी प्रकार की अभिप्रेरणात्मक प्रक्रियाओं को इंगित करने में हम प्रयुक्त कर सकते हैं। वास्तव में यह एक आंतरिक शक्ति होती है जो प्राणी को किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, जिसका कि एक उद्देश्य निश्चित है, एक लक्ष्य निश्चित है, उसके लिए वो प्रेरित करने का काम करती है। प्रेरणा को प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा देखा जाना संभव नहीं होता। हम जब देखते हैं तो देखते हैं कि अभिप्रेरणा वास्तव में क्यों का जो हमारे क्यों के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देती है। व्यक्ति खाना क्यों खाता है, व्यक्ति दूसरों से क्यों लड़ता है, व्यक्ति वस्तुओं का संग्रह क्यों करना चाहता है, व्यक्ति उच्च पद क्यों पाना चाहता है, आदि व्यक्ति अधिक धन क्यों अर्जित करना चाहता है, जैसे प्रश्नों का उत्तर हम अभिप्रेरणा से संबंध रखते हैं। अभिप्रेरणा शब्द को भिन्न भिन्न ढंग से मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित करने के लिए अपने अपने शब्द दिए। जैसे गुड ने कहा कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। मैकडोनाल्ड जैसे मनोवैज्ञानिक ने कहा कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है जो भावनात्मक जागृत तथा पूर्व अपेक्षित उद्देश्य अनुक्रियाओं से निर्धारित होता है। एटकिंसन के अनुसार अगर हम देखें तो एटकिंसन ने कहा कि अभिप्रेरणा का संबंध किसी एक अथवा अधिक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति को उद्वेलित करने से होता है। इस तरह से अगर हम उपरोक्त परिभाषाओं को देखें तो अभिप्रेरणा वास्तव में एक प्राणी में वह आंतरिक स्थिति अथवा तत्परता की स्थिति है जो किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को प्रारंभ करने तथा उसे कोई निश्चित दिशा देने के लिए प्रवृत्ति करती है। उपयुक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर यह निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं। अभिप्रेरणा किसी भी प्रतियोगिता में उच्च स्थान पाने हेतु प्रयास करना है, व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर को प्राप्त करना है, अपने कार्यों में सफल न होने पर उस विफलता का उत्तरदायी स्वयं को मानना, किसी क्षेत्र या लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने पर अपनी सफलता पर प्रसन्न होना तथा गर्व होना है। अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है, अर्थात अभिप्रेरित व्यवहार का कोई न कोई स्पष्ट लक्ष्य अथवा उद्देश्य होता है तथा
प्राणी उस उद्देश्य तथा उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए क्रियाशील तथा प्रयासरत रहता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा अपेक्षित लक्ष्य अनुक्रियाओं से युक्त होती है तथा लक्ष्य प्राप्ति तक प्राणी अपने प्रयास को जारी रखता है। अभिप्रेरणा प्राणी में ऊर्जा परिवर्तन लाती है, वो एनर्जी चेंज लाती है। व्यक्ति का अभिप्रेरित जो व्यवहार उसे सामान्य व्यवहार की तुलना में अधिक प्रबल तथा अधिक डोमिनेंट बना देता है और अब अनुप्रेरित अवस्था में प्राणी अधिक उत्तेजित, अधिक क्रियाशील तथा अधिक माने में अर्जित माने अधिक एनर्जेटिक हो जाता है। अभिप्रेरित व्यवहार की जो प्रकृति है यह चयनात्मक होती है, ये सिलेक्टिव होती है। अर्थात अभिप्रेरित अगर अवस्था की हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि ये मोटिवेटेड स्टेट में प्राणी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ चयनित प्रक्रियाएं ही करता है। अभिप्रेरित व्यवहार में निरंतरता होती है, अर्थात अभिप्रेरित व्यवहार एक बार उत्पन्न होने के बाद निरंतर चलता रहता है और जब तक प्राणी अपने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक यह नहीं रुकता है। अभिप्रेरणा में भावात्मक उत्तेजना पाई जाती है जिसके कारण प्राणी में एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न माने एक साइकोलॉजिकल टेंशन उत्पन्न हो जाता है और प्राणी इस तनाव को दूर करने के लिए सतत प्रयासरत रहता है। अभिप्रेरणा का तनाव ही प्राणी माने व्यक्ति को सकारात्मक दिशा में प्रयास करने के लिए अग्रसारित करता है। ये अपनी सफलता से अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, उनमें सफलता प्राप्त करने की अत्यधिक चिंता होती है। ये उपलब्धि से संबंधित कार्य में वह अधिक दृढ़ता दिखाते हैं। यह आंतरिक प्रक्रिया किसी आवश्यकता की उपस्थित से उत्पन्न होती है आदि आदि। अभिप्रेरणा से संबंधित शब्द अगर हम देखें तो अभिप्रेरणा के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभिप्रेरणा के कई शब्द ऐसे हैं जो अन्य अर्थ भी रखते हैं, जैसे हम प्रेरक है, प्राणोदन है, प्रोत्साहन है, उत्सुकता है, रुचि है, लक्ष्य है। ये सभी शब्द अभिप्रेरणा के इर्द गिर्द या अभिप्रेरणा में किसी न किसी रूप में सहायक जरूर है। सबका अपना अपना एक अर्थ जरूर समझ में आता है और जरूर है। अभिप्रेरणा के संगठन कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के पत्ते की चर्चा के दौरान प्राय हमने देखा कि आवश्यकता मतलब जो हमारी नीड्स हैं, ये अंतर्मुख या चालक जो हमारे ड्राइव्स हैं, प्रोत्साहन या प्रलोभन तथा अभिप्रेरक जो मोटिव्स हैं, इन शब्दों का प्रयोग हम बहुतायत में करते हैं और किए भी हैं। इन चारों को हम अभिप्रेरणा के संगठक या कंपोनेंट्स अथवा कारक अथवा इनको अभिप्रेरणा के स्रोत भी के रूप से हम संबोधित करते हैं। अतः इन चारों प्रत्ययों को हम थोड़ा सा देखें। जैसे आवश्यकताएं हैं जो हमारी नीड्स हैं। आवश्यकता वास्तव में दैहिक असंतुलन अथवा कमी की ओर
एक उसमें अगर देखें तो ये कमी की ओर संकेत करती है। प्रत्येक प्राणी की अपनी कुछ मूलभूत जैविकी तथा मनोसामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, जिसकी पूर्ति न होने अथवा जिसके अभाव में ये आवश्यकताएं व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करती हैं। जैसे भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि भोजन की कमी से शरीर में तनाव उत्पन्न हो जाता है और प्राणी भोजन की खोज के लिए क्रियाशील होता है। और जैसे ही भोजन की भोजन शरीर को प्राप्त हुआ, वो अपनी पूर्वत अवस्था में और सामान्य अवस्था में सामान्य स्थिति में आ जाती है। इस तरह जैसे भोजन, जल, हवा, आराम आदि ये प्रमुख जैविकी आवश्यकताएं हैं तथा सुरक्षा, स्नेह, सम्मान, सामाजिक स्वीकृति, सानिध्य, ये आज जो अभिव्यक्ति आदि कुछ जो भी हैं, ये हमारी मनोसामाजिक आवश्यकताएं हैं। दूसरा इसका स्रोत है चालक, अंतर्नोद, ड्राइव। अंतर्नोद को हम चालक भी कहते हैं और अंतर्नोद आवश्यकता पर आधारित प्रत्यय है। प्राणी की आवश्यकताएं अंतर्नोद को, चालक को जन्म देती है और जैसे ही अंतर्नोद किसी आवश्यकता को पूरी करने या उसे दूर करने के लिए व्यवहार अथवा क्रिया करने के लिए ये क्रियाशील करता है। आवश्यकता मूलतः शारीरिक होती है। वो उस तरह से अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि जैसे भोजन निसंदेह भूखे प्राणी की एक ऐसी तरह की आवश्यकता है जो भूख अंतर्नोद हंगर ड्राइव को जन्म देती है तथा यह भूख अंतर्नोद प्राणी को भोजन की खोज के लिए क्रियाशील बनाता है। प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स या उद्दीपन, जिस वस्तु से आवश्यकता अथवा अंतर्नोद की समाप्ति होती है उसे हम प्रोत्साहन कहते हैं। अतः प्रोत्साहन वह उद्दीपक है जो अंतर्नोद या अभिप्रेरक को जागृत करता है और प्रोत्साहन लक्ष्य वस्तु है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। उदाहरण के लिए भूख अंतर्नोद को भोजन से संतुष्टि मिलती है, इसलिए भूख अंतर्नोद के लिए भोजन एक प्रोत्साहन है। स्पष्ट है कि आवश्यकता, अंतर्नोद एवं प्रोत्साहन ये तीनों के तीनों परस्पर संबंधित हैं। हिलगार्ड ने आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन सूत्र, नीड ड्राइव इंसेंटिव फार्मूला से अभिप्रेरणा को व्यक्त करते हुए वह लिखता है, हिलगार्ड लिखता है कि आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की स्थिति है जो प्राणी को क्रिया करने तथा प्रारंभिक व्यवहार की ओर अग्रसित करता है। प्रोत्साहन बाह्य वातावरण की कोई वस्तु है जो आवश्यकता की संतुष्टि करती है तथा इसकी प्राप्ति के फलस्वरूप अंतर्नोद समाप्त होता है। चौथा, अभिप्रेरक अर्थात प्रेरक, मोटिव्स। अभिप्रेरक क्या है? इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों में एक मत नहीं है। कुछ मनोवैज्ञानिक
इसे शारीरिक तथा मानसिक दशाएं के रूप में मानते हैं। कुछ इन्हें प्राणी की आवश्यकताएं मानते हैं, कुछ इन्हें विशिष्ट प्रकार के कार्य में करने की प्रवृत्ति मानते हैं। परंतु हम यह देखते हैं कि प्रायः सभी मनोवैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि ये अभिप्रेरक प्राणी को विशिष्ट प्रकार के व्यवहार अथवा क्रिया को करने के लिए उत्तेजित करते हैं। अभिप्रेरक एक अति व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आवश्यकता, अंतर्नोद तथा तनाव जैसे अनेक शब्द समाहित रहते हैं। ये अभिप्रेरक 3 कार्य करते हैं। क्रिया को प्रारंभ करते हैं, क्रियाओं को गति देते हैं तथा उद्देश्य प्राप्ति तक क्रियाओं की निरंतरता को एक सस्टेन रखते हैं। मतलब वो क्रियाओं को निरंतर उद्देश्य प्राप्ति तक ये क्रियाओं की निरंतरता को बनाए रखने का कार्य करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक अर्जित लक्ष्यों को अभिप्रेरक कहते हैं। अगर हम देखें तो मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरक व्यक्ति के अंदर वे दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रवृत्त करती है। अगर हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरक कार्य करने की वे प्रवृत्ति है जो किसी आवश्यकता अथवा अंतर्नोद से प्रारंभ होती है तथा समायोजन तक समाप्त हो जाती है। भूख, प्यास, यौन क्रिया, मातृत्व, सानिध्य, आक्रामकता आदि कुछ जो भी है वो सब अभिप्रेरक हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन तथा अभिप्रेरक इन सभी शब्दों का प्रयोग अभिप्रेरणा के संदर्भ में ही किया जाता है। आवश्यकता व्यक्ति की किसी कमी या जो हमारा असंतुलन है उसको इंगित करती है। आवश्यकता के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले जो हमारे मानसिक तनाव को हम अंतर्नोद कहा जाता है। ये अंतर्नोद आवश्यकता से उत्पन्न होता है और प्राणी को क्रिया करने के लिए हमेशा अग्रसर करता है। और वातावरण का वह तत्व जो अंतर्नोद की संतुष्टि करता है, जो हमारे उसमें संतुष्टि करता है, उसे हम उसे प्रोत्साहन कह सकते हैं। उदाहरण के लिए जब शरीर में भोजन की कमी होती है तो भूख लगती है और भोजन की प्राप्ति पर भूख संतुष्ट हो जाती है। अतः भूख अंतर्नोद है तथा भोजन उसका प्रोत्साहन। जब आवश्यकता तथा अंतर्नोद के साथ साथ लक्ष्यों का भाव भी समाहित हो जाता है तो उसे अभिप्रेरक कहते हैं। अभिप्रेरक में व्यक्ति की आवश्यकताएं तथा अंतर्नोद सक्रिय होकर उसे लक्ष्य की ओर क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करते हैं। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारकों को हम अभिप्रेरक अर्थात मोटिव्स कहते हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार। जब हम अभिप्रेरणा के प्रकार की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हमारे सामने उपस्थित होते हैं। एक
सकारात्मक अभिप्रेरणा, ये में पॉजिटिव मोटिवेशन, दूसरा नकारात्मक अभिप्रेरणा। एक जब हम सकारात्मक अभिप्रेरणा की बात करते हैं तो इस अभिप्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की से इच्छा के अनुरूप करता है। इस कार्य को करने से उसे सुख की प्राप्ति, उसे संतोष का अनुभव होता है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन तथा और स्थितियां का निर्माण करके बालक को सकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रेरणा को हम आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। नकारात्मक अभिप्रेरणा, नेगेटिव मोटिवेशन, इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है और इस कार्य में करने में उसे किसी वांछनीय या जो एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है उसके लिए करता है। जैसे शिक्षक प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, प्रतिद्वंदिता, ये आदि का प्रयोग करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रेरणा को हम बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं। बालकों को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक या आंतरिक प्रेरणा का प्रयोग अधिक उत्तम समझा जाता है। इसका कारण यह है कि जो नकारात्मक या जो हमारी बाह्य प्रेरणा बालक के कार्य में अरुचि उत्पन्न कर सकती है और वो फलस्वरूप वह कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी अनुचित विधि का प्रयोग कर सकता है। यदि आंतरिक प्रेरणा प्रदान करके सफलता नहीं मिलती है तब हम बाह्य प्रेरणा का प्रयोग करने के बजाय जब और कोई विकल्प नहीं रह जाता है तब हम इस बाह्य प्रेरणा का प्रयोग करते हैं। फिर भी शिक्षक का प्रयास हमेशा यही होना चाहिए और ये रहता भी है कि वह आंतरिक प्रेरणा का प्रयोग करके बालक को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसका कारण बताते हुए प्रेसी रॉबिन्सन या हॉबसन ने लिखा कि अधिगम विधि के रूप में बाह्य प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा से निम्नतर है। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं उन कारकों को हम अभिप्रेरक के रूप में जानते हैं, अभिप्रेरक कहते हैं। और अभिप्रेरकों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से हम करते हैं और देखते हैं। इसमें जैसे मैस्लो के अनुसार, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरकों को उन्होंने दो भागों में बांटा, दो वर्गों में रखा। एक में वो जन्मजात अभिप्रेरक रखते हैं और दूसरे में वो अर्जित अभिप्रेरक में बांटा। थॉमसन जैसे मनोवैज्ञानिक को जब हम देखते हैं तो थॉमसन महोदय के अनुसार अभिप्रेरकों को स्वाभाविक अभिप्रेरक जो एक नेचुरल मोटिव्स और दूसरा कृत्रिम अभिप्रेरक आर्टिफिशियल मोटिव्स में बांटा जा सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर अभिप्रेरकों को वर्गीकृत किया है, जिसमें जन्मजात अभिप्रेरक। जन्मजात अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक हैं जो व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाते हैं, जैसे भूख है, प्यास है, विश्राम है, निद्रा है। अर्जित अभिप्रेरक
अर्जित अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक हैं जिन्हें प्राणी अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, वो अर्जित अभिप्रेरक कहलाते हैं। जैसे हमारी रुचि है, आदत है, प्रतिष्ठा है, सामुदायिकता है, इस तरह के। स्वाभाविक अभिप्रेरक जो थॉमसन ने बताया, स्वाभाविक अभिप्रेरक अभिप्रेरक व्यक्ति में स्वभाव से पाए जाते हैं, जैसे खेलना, सुख प्राप्त करना आदि, ये सब हमारे स्वाभाविक अभिप्रेरक हैं, नेचुरल मोटिव्स हैं। कृत्रिम अभिप्रेरक, ये अभिप्रेरक प्राणी के कार्य अथवा व्यवहार को नियंत्रित करने, प्रोत्साहित करने अथवा वांछित दिशा देने के लिए एक स्वाभाविक अभिप्रेरकों के पूरक के रूप में, एक पूरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, दंड आदि हमारे सब कृत्रिम अभिप्रेरक हैं। जैविक अभिप्रेरक की भी हम चर्चा करते हैं। जैविक अभिप्रेरक प्राणी की जैविकी आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इसके अंतर्गत हम विभिन्न संवेगों को रख सकते हैं, जैसे क्रोध, भय, प्रेम आदि। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, अब मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरकों को अगर हम देखें तो ये व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। जैसे रचनात्मकता है, हमारी जिज्ञासा है, हमारी पलायन करने की जो एक प्रवृत्ति है आदि, ये मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक में सम्मिलित किए जाते हैं। सामाजिक अभिप्रेरक, एक देखा जाए तो सामाजिक अभिप्रेरक सामाजिक मान्यताओं, संबंधों, परिस्थितियों, आदर्शों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे प्रतिष्ठा है, आत्म सुरक्षा है, आत्म प्रदर्शन है, जिज्ञासा है आदि, इसमें हम सामाजिक अभिप्रेरक के अंतर्गत रखते हैं। इस तरह से प्राथमिक अभिप्रेरक होते हैं, जैसे भूख, प्यास, यौन, ये सब प्राथमिक अभिप्रेरक हैं। द्वितीयक अभिप्रेरक में हम उस तरह के अभिप्रेरकों को रखते हैं जिसमें प्रतिष्ठा, जिज्ञासा, स्वीकृति आदि इस तरह की होती है। और प्राथमिक अभिप्रेरक प्राणी की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और जबकि द्वितीयक अभिप्रेरक द्वितीयक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रियाशील होते हैं। अब सीखने में अभिप्रेरणा के स्थान, हम मोटिवेशन इन लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के प्रत्येक का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अभिप्रेरणा का उचित प्रयोग करके अध्यापक सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे ढंग से संपादित कर सकता है। अभिप्रेरित बालक जो एक मोटिवेटेड जो हमारा चिल्ड्रन है, वो ज्ञानार्जन के लिए तत्पर होता है तथा वे शीघ्रता से, सरलता से, बहुत ही सहजता से और सुगमता के कारण वह सीख सकता है। और इसके विपरीत जो कि अभिप्रेरित बालक है, जो नॉन मोटिवेटेड चिल्ड्रन है, उसमें प्रायः नई बातों के सीखने की रुचि नहीं होती, वे सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो हमें अध्यापक आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के अभिप्रेरकों का उपयोग करके बालकों की शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त अन्य शैक्षिक जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के कार्य में अभिप्रेरणा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है और कर भी रही है। चरित्र निर्माण में भी अभिप्रेरणा बहुत सहायक है। अध्यापक बालकों को उत्तम चारित्रिक गुणों
तथा आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। शिक्षा प्रांगणों में आज के समय में जो अनुशासनहीनता की समस्या सर्वप्रमुख और ज्वलंत समस्या होती जा रही है, इस समस्या का काफी सीमा तक अगर हम देखें तो हम इसका समाधान अभिप्रेरणा के माध्यम से कर सकते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण करने, पुस्तकों की रचना करने, शिक्षण विधियों के चयन करने आदि में भी अभिप्रेरणा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। निसंदेह अभिप्रेरणा के द्वारा बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन, जो हम डिजायर्ड चेंजेस लाए जा सकते हैं। पुरस्कार है, प्रशंसा है, निंदा है जैसे कृत्रिम अभिप्रेरकों का उचित ढंग से उपयोग करके अध्यापक बालकों के व्यवहार को एक वांछित दिशा में निर्देशित कर सकता है। छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो बहुत ही कारगर साबित हो सकती हैं। बाल व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, चरित्र निर्माण में सहायता करने के लिए, छात्र ध्यान केंद्रित करने में सहायता करने के लिए, मानसिक विकास में, रुचि का विकास करने में, अनुशासन की भावना का विकास करने में, सामाजिक गुणों का विकास करने में, अधिक ज्ञान का अर्जन करने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार वो किस प्रगति से और किस तरह से होंगे, इन सब का हम अभिप्रेरणा के द्वारा हम सीखने में अभिप्रेरणा का एक महत्वपूर्ण योगदान है और इसका उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने की विधियां अगर हम देखें तो सीखने की इच्छा, विल टू लर्न, अभिप्रेरणा प्रदान करने का प्रथम कदम बालकों में सीखने की इच्छा को जागृत करना है। सीखने की प्रक्रिया तभी सरल, शीघ्र तथा स्थायी होती है जब व्यक्ति सीखने का इच्छुक होता है, उसमें उसके प्रति एक रुचि, एक उसमें इंटरेस्ट होता है, एक इच्छा शक्ति होती है। सीखने में आविष्टन माने इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग, किसी कार्य में आविष्टित हो जाने पर व्यक्ति उस कार्य को सफलतापूर्वक करने का यथासंभव प्रयास करता है और आविष्टन से तात्पर्य किए जाने वाले कार्य में लगाव का अनुभव करने तथा उसकी सफलता की जो इच्छा से हम लेते हैं। आकांक्षा स्तर है, लेवल ऑफ एस्पिरेशन है। आकांक्षा स्तर एक सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण अभिप्रेरक का कार्य करता है। आकांक्षा स्तर व्यक्ति के जीवन लक्ष्यों को इंगित करता है और व्यक्ति अपने आकांक्षा स्तर के अनुरूप ही प्रयास करता है। प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता, जो कंपटीशन माने अभिप्रेरणा प्रदान करने की एक अन्य विधि बालकों में प्रतियोगिता की भावना को उत्पन्न करना है। अध्यापक को अपने छात्रों में स्व प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए जिससे छात्र अधिक समय तक तथा अधिक परिश्रम से कार्य करता है। प्रतियोगिता के फलस्वरूप बालक कठिन कार्यों को भी करने के लिए अभिप्रेरित होता है तथा प्रायः सफलता प्राप्त करता है। सफलता का ज्ञान माने आवश्यकता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सक्सेस, सफलता का ज्ञान भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करता है। यदि बालक को यह पता है कि उन्होंने इस तरह की सफलताएं प्राप्त की हैं तो वो और अधिक अभिप्रेरित होकर के उस कार्य को करता है। प्रशंसा, प्रशंसा एक सकारात्मक अभिप्रेरक पॉजिटिव मोटिव है।
यदि किसी छात्र के अच्छे कार्यों की प्रशंसा की जाती है, तो उसके द्वारा उस कार्य के करने में की संभावना और अपने अच्छे कार्य करने की संभावना बढ़ जाती है। वास्तव में अपने से बड़े तथा मान्य व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली प्रशंसा बालक को वांछित कार्य करने में कार्य को और अधिक अच्छे ढंग से करने के लिए उत्तेजित करती है। उचित समय पर तथा स्थान पर की जाने वाली प्रशंसा निस्संदेह अभिप्रेरणा का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत सिद्ध होता है। निंदा निंदा एक निषेधात्मक अभिप्रेरक है। निंदा को एक प्रकार का सामाजिक व मानसिक उत्पीड़न भी माना जाता है। निंदा के भय से बालक अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं। सामाजिक परिस्थितियों में की जाने वाली निंदा बालकों के ऊपर अत्यंत अधिक प्रभाव छोड़ती है। पुरस्कार पुरस्कार प्रशंसा का अधिक स्पष्ट व अधिक प्रखर व भौतिक रूप है। किसी वस्तु, धन, छूट आदि के रूप में दिए जाने वाले पुरस्कार प्राय बालकों के लिए अत्यंत शक्तिशाली अभिप्रेरक सिद्ध होते हैं, किंतु पुरस्कारों का प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। ऐसा न हो कि बालक पुरस्कार प्राप्ति के लिए अनुचित तरीकों का प्रयोग करे और अनुचित तरीके से सफलता अर्जित करने का वह प्रयास करने लगे। दंड दंड भी निंदा की तरह ही एक निषेधात्मक अभिप्रेरक है, जो निंदा से अधिक प्रखर होता है। दंड से तात्पर्य मानसिक अथवा शारीरिक पीड़ा देने से है, जिससे बालक भविष्य में उन कार्यों को न करे और उससे बचे। दंड वास्तव में भय पर आधारित होता है, इसलिए इसका प्रयोग बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है। वह चाहता है कि अपने समूह में अधिकाधिक प्रतिष्ठापूर्ण स्थान प्राप्त करे तथा इसके लिए वह सतत चेष्टा करता है। बालक भी कक्षा तथा विद्यालय में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। इस तरह से एक प्रतिष्ठा प्राप्ति की इच्छा बालकों को परिश्रम से कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। सामाजिक कार्यों में भाग लेने में, खेल विधि का प्रयोग करने में, कक्षा का वातावरण ठीक करने में, आज सभी में अभिप्रेरित विद्यार्थी इससे होते हैं। अभिप्रेरणा के जितना कि हमने इसके पहले अभिप्रेरणा पर सारी चर्चाएं की, तो उससे कुछ चीजें हमारे सामने निकल करके आती हैं कि अभिप्रेरणा में क्रियाशीलता होती है, अभिप्रेरणा साध्य तक पहुंचने का मार्ग बताती है, अभिप्रेरणा साध्य न होकर के साधन होती है, अभिप्रेरणा पर शारीरिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। अभिप्रेरणा से व्यक्ति का व्यवहार बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित होता है और अभिप्रेरणा सीखने का मुख्य अंग न होकर सहायक अंग मात्र है। इस तरह से हमने अभिप्रेरणा मोटिवेशन पर सारी कई तरह की सारी अवयवों पर विस्तार से चर्चा किया, जिसमें अब आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे, जिसमें अभिप्रेरणा कहते किसे हैं, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया क्या है, इसका नेचर क्या है, इसकी विशेषता क्या है, अभिप्रेरणा कितने प्रकार का होता है, अभिप्रेरणा के कौन कौन से
कारक हैं, कौन कौन से अवयव हैं, और एक अच्छे अभिप्रेरणा की कौन कौन से गुण हैं, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिले होंगे। इसी आशा के साथ कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।